श्रम और रोजगार राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार द्वारा 19 सितंबर 2020 को लोकसभा में सामाजिक सुरक्षा 2020 पर संहिता पेश की गई थी। यह कर्मचारी सुरक्षा निधि अधिनियम सहित सामाजिक सुरक्षा से संबंधित 9 कानूनों की जगह लेती है। 1952 मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 और असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008। सामाजिक सुरक्षा श्रमिकों को स्वास्थ्य देखभाल और आय सुरक्षा का प्रावधान सुनिश्चित करने के उपायों को संदर्भित करती है। सामाजिक सुरक्षा योजनाएं संहिता के तहत केंद्र सरकार श्रमिकों के लाभ के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को अधिसूचित कर सकती है। इनमें एक कर्मचारी भविष्य निधि EPF योजना, एक कर्मचारी पेंशन योजना EPS और एक कर्मचारी जमा लिंक बीमा EDLI योजना शामिल है। ये क्रमशः एक भविष्य निधि, एक पेंशन निधि और एक बीमा योजना प्रदान कर सकते हैं। सरकार यह भी सूचित कर सकती है बीमारी, मातृत्व और अन्य लाभ प्रदान करने के लिए एक कर्मचारी राज्य बीमा ESI योजना। कर्मचारियों को 5 साल का रोजगार पूरा करने पर या कुछ साल में 5 साल से कम श्रमिकों को ग्रेच्युटी, पत्रकारों और निश्चित अवधि के श्रमिकों के लिए एक महिला कर्मचारियों को मातृत्व लाभ, एवं भवन और निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए उपकर और व्यावसायिक चोट या बीमारी के मामले में कर्मचारियों और उनके आश्रितों को मुआवजा। इसके अलावा केंद्र या राज्य सरकार विभिन्न लाभों जैसे कि जीवन और विकलांगता कवर प्रदान करने के लिए टमटम श्रमिकों, प्लेटफॉर्म श्रमिकों और असंगठित श्रमिकों के लिए विशिष्ट योजनाओं को अधिसूचित कर सकती है। गिग श्रमिक पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी संबंध जैसे फ्रीलांसरों के बाहर श्रमिकों को संदर्भित करते हैं। प्लेटफॉर्म वर्कर वे कार्यकर्ता होते हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अन्य संगठनों या व्यक्तियों तक पहुंच बनाते हैं और उन्हें विशिष्ट सेवाएं प्रदान करके पैसा कमाते हैं। असंगठित श्रमिकों में घर आधारित और स्वनियोजित श्रमिक शामिल हैं। यह असंगठित श्रमिकों और टमटम और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा निधि भी प्रदान करता है। के लिए अलग अलग प्रयोज्यता सीमा को निर्दिष्ट करता है। उदाहरण के लिए EPF योजना 20 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों पर लागू होगी। ESI योजना 10 या अधिक कर्मचारियों वाले कुछ प्रतिष्ठानों और उन सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होगी जो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित खतरनाक या जानलेवा काम करते हैं। इन थ्रेशोल्ड को केंद्र सरकार द्वारा संशोधित किया जा सकता है। सभी पात्र प्रतिष्ठानों को कोड के तहत पंजीकरण करना आवश्यक है, जब तक कि वे पहले से ही किसी अन्य श्रम कानून के तहत पंजीकृत न हो। योगदान EPF, EPS, EDLI और ESI योजनाओं को नियोक्ता और कर्मचारी के योगदान के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा। उदाहरण के लिए EPF योजना के मामले में नियोक्ता और कर्मचारी प्रत्येक को सरकार द्वारा अधिसूचित 10% मजदूरी या इस तरह के अन्य दर का मिलान योगदान देगा। ग्रेच्युटी के भुगतान, मातृत्व लाभ, भवन निर्माण श्रमिकों के लिए उपकर और कर्मचारी क्षतिपूर्ति के लिए सभी योगदान नियोक्ता द्वारा वहन किया जाएगा। टमटम श्रमिकों, प्लेटफॉर्म श्रमिकों और असंगठित श्रमिकों के लिए योजनाओं को नियोक्ता, कर्मचारी, टमटम श्रमिकों और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए एग्रीगेटर और उपयुक्त सरकार से योगदान के संयोजन के माध्यम से वित्त पोषित किया जा सकता है। टमटम और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए योजनाओं के उद्देश्य से विधेयक राइड शेयरिंग सेवाओं और खाद्य वितरण सेवाओं सहित एग्रीगेटरों की एक सूची निर्दिष्ट करता है। एग्रीगेटर का कोई भी योगदान सरकार द्वारा अधिसूचित दर पर हो सकता है, जो एग्रीगेटर के वार्षिक टर्नओवर के 1-2% के बीच आता है। टमटम के लिए भुगतान की गई राशि के 5% या टमटम और प्लेटफॉर्म वर्कर्स द्वारा देय राशि के अधीन। सामाजिक सुरक्षा संगठन कोड सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को संचालित करने के लिए कई निकायों की स्थापना के लिए प्रदान करता है। इनमें शामिल है केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अध्यक्षता में EPF, EPS और EDLI योजनाओं। एक कर्मचारी राज्य बीमा निगम का नेतृत्व करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक केंद्रीय न्यासी बोर्ड। ESI योजना श्रम और रोजगार के लिए क्रमशः केंद्रीय और राज्य मंत्रियों की अध्यक्षता में राष्ट्रीय और राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड। असंगठित श्रमिकों के लिए योजनाओं का प्रबंधन करने के लिए राष्ट्रीय बोर्ड भी गिग और मंच श्रमिकों के लिए जिम्मेदार और राज्य स्तरीय भवन निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, जिसका अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाता है, भवन निर्माण श्रमिकों के लिए योजनाओं का प्रशासन करता है। निरीक्षण और अपील उपयुक्त सरकार को द्वारा कवर किए गए प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करने के लिए इंस्पेक्टर सह सुविधाकर्ताओं को नियुक्त कर सकती है और नियोक्ताओं और कर्मचारियों को संहिता के अनुपालन पर सलाह दे सकती है। कोड के तहत अपील सुनने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को विभिन्न योजनाओं के तहत नियुक्त किया जा सकता है।
उदाहरण के लिए, उपयुक्त सरकार मातृत्व लाभ का भुगतान न करने के लिए निरीक्षक से सुविधाकर्ता के आदेश के खिलाफ अपील सुनने के लिए एक अपीलीय प्राधिकारी को सूचित कर सकती है। संहिता न्यायिक निकायों को भी निर्दिष्ट करती है जो प्रशासनिक अधिकारियों के आदेश से अपील सुन सकती है। उदाहरण के लिए, औद्योगिक न्यायाधिकरण औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत गठित EPF योजना के तहत विवादों की सुनवाई करेगा। अपराध और दंड संहिता विभिन्न अपराधों के लिए दंड को निर्दिष्ट करती है, जैसे कि ग्रेच्युटी का भुगतान करने में विफलता, जिसे 1 वर्ष के कारावास से दंडित किया जा सकता है। कुछ अपराध कंपाउंडेड सेटल भी हो सकते हैं।